जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, मानव ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ग्रंथि क्या होती है? तो दोस्तों, ग्रंथि हमारे शरीर में एक थैलेनुमा संरचना में मिलती है हमको, और इस थैलेनुमा संरचना में हमें कुछ पदार्थ पाया जाता है। और इसमें कौन सा पदार्थ होगा दोस्तों? तो इसमें केवल दो ही पदार्थ हो सकते हैं। या तो इस ग्रंथि या थैले में एंजाइम होता है दोस्तों, या तो इस ग्रंथि में क्या होता है, इस थैले में हार्मोन होता है। इन्हीं दोनों के आधार पर ही ग्रंथि को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला अगर हम देखें तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा होता है बहिस्त्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों, यहाँ पर नाम में कंफ्यूजन मत होना। बहिर्स्त्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं होता कि ये हमारे शरीर के बाहर हमको मिलेगी। जो ग्रंथियाँ होती है वह एक थैलेनुमा संरचना होती है और वह हमारे शरीर के अंदर ही मिलती है। तो इनका जो नामकरण किया गया है अंतःस्त्रावी और बहिर्स्त्रावी, यह किस आधार पर किया गया है दोस्तों? तो जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है उनसे क्या निकलता है? उनसे हार्मोन का सेक्रेशन होता है, हार्मोन उनसे निकलता है। और जो बहिर्स्त्रावी ग्रंथियाँ होती है इनसे एंजाइम का सेक्रेशन होता है। दोस्तों, अगर हम बात अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की करें तो यह नलिका विहीन होती है, डक्टलेस होती है। अर्थात इन्हें शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है? तो यह ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। मतलब जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है वह ब्लड से टच होती है। तो दो चीज़ें याद रखना अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में, यह हार्मोन का सेक्रेशन करती है पहला। दूसरा, यह नलिका विहीन होती है और यह ब्लड से टच होती है। नलिका विहीन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में इनको किसी पाइप की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये किस माध्यम से जाती है फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर? तो यह ब्लड से टच होते हुए जाती है। मतलब ये ब्लड में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो दोस्तों, यह थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ पर बनता है? यहाँ थायराइड ग्रंथि में बनता है। तो अब इसे जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर ब्लड के माध्यम से इसे विभिन्न जगहों पर पहुँचाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में हमको मिलती है। अगर हम बात करें तो सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में हमें मिलती है। दोस्तों, ये जो ग्लैंड नामक चैप्टर है यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो हमने इसे दो पार्ट में तैयार किया है। पहले पार्ट में हम पूरी तरीके से अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में समझेंगे डिटेल से। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे। उस पार्ट 2 में हम बहिर्स्त्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड को उस वाले पार्ट में हम समझ लेंगे। ठीक है। अगर हम बहिर्स्त्रावी ग्रंथियों की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, तो इनसे क्या निकलता है दोस्तों? एंजाइम निकलता है। और यह जो एंजाइम होते हैं यह नलिका युक्त होते हैं। मतलब ये डक्ट के माध्यम से, यह नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो अगर यह किसी नली के थ्रू जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि क्या ये ब्लड से टच होंगे क्या? तो नहीं होंगे। अगर ये किसी पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब इनके लिए अलग रास्ता है जाने के लिए, तो ये किसी ब्लड से टच होंगे क्या? नहीं होंगे। उसी प्रकार अगर हमने अंतःस्त्रावी ग्रंथि देखी थी, वहां पर किसी नली नली मिल रही थी क्या हमको? नली नहीं थी। तो नली नहीं थी तो आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले तो जाना पड़ेगा ना। तो वो कैसे ले जाएंगे? ब्लड से ले जाएंगे। तो वहां पर ब्लड से टच हो रही थी और बहिर्स्त्रावी में नली मिलती है हमको, तो ये ब्लड से टच नहीं होती है। बात करें तो सबसे बड़ी, अगर हम बहिर्स्त्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो होती है लीवर। ठीक है। और जो सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है पसीना। जैसे कि दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे आंसुओं की, ठीक है, तो हमारे आंसू जो होते हैं, हम जब भी देखते हैं हमें आंसू आते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारे आंखों से वो जो आंसू आ रहे हैं वहां से ब्लड आने लग जाए। तो वहां से ब्लड कभी भी नहीं आता है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बाथरूम की बात करें, हम वो भी एक नली के थ्रू आता है, वो ब्लड से टच नहीं होता है। वो ब्लड से नहीं, वो एक नली के थ्रू वो जा रहा है। ठीक है। जैसे हम हमारे पसीने की बात करें दोस्तों, तो जो हमें पसीना होता है, जो पसीना हमको होता है, वह पसीना भी क्या है? एक प्रकार की बहिर्स्त्रावी ग्रंथि होती है।
तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम जब हमको पसीना होता है तो वो भी कैसे यहाँ से निकलने लगता है, हमको हाथों से पूरे शरीर से निकलने लगता है। तो ब्लड से नहीं आता, उसके लिए एक अलग से नलिकाएं लगी हुई होती है, उस नलिका के माध्यम से वह बाहर निकलता है। जैसे कि हमारे शरीर में तेलीय पदार्थ जो होता है, हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे फेस पर एकदम तेल जैसा कुछ परत जम जाती है, तो वह भी क्या होती है, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, जो भी क्या होती है, ब्लड से टच नहीं होती है। हमारी आंखों में जो भी कचरा रहता है, ठीक है, वो जो गंदगी रहती है, तो वो भी क्या होती है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि आप आँख को अगर ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर एक नली आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ से वो निकलता है। तो यह भी क्या है, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, हम बहिर्स्रावी और मिक्स्ड ग्लैंड को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा अंतःस्रावी से हार्मोन, बहिर्स्रावी से एंजाइम, लेकिन कुछ ग्लैंड हमारे शरीर में ऐसी मिलती है जो दोनों की दोनों सेक्रेट कर देती है, मतलब कि वो हार्मोन भी सेक्रेट करती है और वह एंजाइम भी सेक्रेट करती है, मतलब उनका भी स्त्रावण करती है। दोस्तों जैसे कि हम बात करें कि हमारा अग्नाशय होता है, तो जो हमारा अग्नाशय होता है वह हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। अगर हम हार्मोन की बात करें तो वह हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। और अगर हम बात करें एंजाइम की, तो वह एंजाइम कौन सा रिलीज करता है, तो वह 3 प्रकार का एंजाइम हमारी बॉडी में रिलीज करता है, लाइपेज, अमाइलेज और टाइलिन। दोस्तों आगे जब हम पाचन के बारे में पढ़ेंगे तो इन एंजाइम के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, बेसिक जानकारी आपको समझ में है कि अंतःस्रावी क्या है, बहिर्स्रावी क्या है और मिश्रित क्या है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वाले वीडियो में हम पूरी तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथियों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सेक्रेशन करती है, हार्मोन को निकालती है। तो यह हार्मोन आखिर होता क्या है। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। लेकिन इस ब्रेन के साथ साथ में इन सारी क्रियाओं को और कौन नियंत्रित करता है, तो ब्रेन के साथ साथ में इन सारी क्रियाओं को हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हार्मोन है वो क्या काम में आते हैं, तो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनका क्या करने का, कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो हार्मोन है वह ग्रीक भाषा के शब्द हार्मेन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो हार्मोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेलिस्ट एवं स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1904 में किया, और इनका परिवहन ब्लड के द्वारा संपूर्ण शरीर में होता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था दोस्तों। इनका कार्य समाप्त होने के बाद में हार्मोन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो समझ में आया हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं, ये ओवरऑल चित्र है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम हमारे ब्रेन में बात करें, हमारे ब्रेन में हमको हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक है, अगर हम ब्रेन में ही एक और चीज़ हमको पाई जाती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी मतलब कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, और हमारे ब्रेन में ही एक हमको पीनियल ग्रंथि भी पाई जाती है। जब हम ब्रेन से थोड़ा नीचे आते हैं तो हम आते हैं कहाँ पर, हमारे गले में। हमारे गले में हमको मिलता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर हमको मिलता है पैराथायराइड। ठीक है, और हमारे सीने में, यहाँ पर सीने में हमको मिलती है एक ग्लैंड मिलती है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, जब हम सीने से नीचे आते हैं तो हमारे को मिलती है किडनियाँ, और हमारी किडनी के ऊपर हमको एक ग्लैंड मिलती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के नीचे हम आते हैं तो हमारा मिलता है हमको पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज की अभी हमने बात कर ली थी, ये तो इसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। और थोड़ा और नीचे आते हैं तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में होता है टेस्टिस। ठीक है, और यहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल की बात करें तो इसमें होती है ओवरी, और इसमें से 3 हार्मोन निकलते हैं जिसे हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यह एक ओवरऑल चित्र है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यह हमारे शरीर में किस काम में आते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले तो दोस्तों हम हमारे मस्तिष्क में देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ग्लैंड मिलती है। हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले तो मिलता है हाइपोथैलेमस। इस चित्र में देखिए दोस्तों, हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, तो ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये देखिए हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में हमको इस जगह पर मिलता है।
दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है। इन सारी की सारी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? तो इन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। दोस्तों यही वह हाइपोथैलेमस होता है जो हमें भूख, प्यास, प्यार, दुख, सुख सारी जो कंडीशंस होती है वह यही महसूस कराता है। अगर हमें किसी से प्यार हो रहा है तो प्यार हमको नहीं हो रहा है, वो किसको हो रहा है? हाइपोथैलेमस को हो रहा है। तो यही हाइपोथैलेमस होता है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। तो यही हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? जो सभी ग्रंथियों का क्या करता है? नियमन करता है। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सभी ग्रंथियों का क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। जब हम हाइपोथैलेमस के बाद दिमाग में देखते हैं तो एक और हमको ग्लैंड देखने को मिलती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले तो आप पीनियल ग्रंथि को देखिए चित्र में, यहाँ पर कहाँ पे दिया गया है? जो पीनियल ग्लैंड है, ये देखिए पीनियल ग्लैंड, यह हमको पीछे वाले हिस्से में मिलती है। ये देखिए ये चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमको हमारे यहाँ पर ये पीछे वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। दोस्तों जो पीनियल ग्रंथि होती है इससे हमें दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं। पहला जो हार्मोन होता है उसका नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। यह मिलेटोनिन हार्मोन ही है दोस्तों जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है। यह मेलेटोनिन हार्मोन जैसे ही अंधेरा होता है तो यह अंधेरे में ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होता है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं दोस्तों, जब किसी को नींद आती है तो नींद आप लाइट अगर चालू रहती है तो व्यक्ति ठीक तरीके से सो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें जो मेलेटोनिन मिल रहा है वो मेलेटोनिन ठीक तरीके से उत्सर्जित नहीं हो पाता है। और जैसे ही हम लाइट बंद कर देते हैं तो हमें कितनी अच्छी सुकून से नींद आती है, एकदम आराम से खराटे मार के व्यक्ति सो जाता है। दोस्तों यह जो मेलेटोनिन की मात्रा होती है यह बच्चों में ज़्यादा ही सेक्रेट होती है। तो जब भी हम देखते हैं हमको मिलती तो ये ग्लैंड कहाँ पे मिलती है? हमारे सिर में मिलती है। तो जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, उनको यहाँ पे सिर में से हाथ लगा के बोलते हैं अरे बाबू सो जा सो जा सो जा, तो वो क्या हो, उनको नींद आ जाती है। तो उनको नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि उनका जो यहाँ पर पीनियल ग्रंथि होती है वो मेलेटोनिन का क्या निर्माण करने लग जाती है। जैसे ही उम्र बढ़ते जाती है दोस्तों, ये मेलेटोनिन का सेक्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या चाहिए? ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि यह कम मात्रा में बन रहा है और अगर कोई डिस्टर्ब कर देगा तो फिर हमें और अच्छी नींद नहीं आ पाएगी। तो जब हम बड़े हो जाते हैं और अगर हमें कोई हल्की सी भी आवाज़ कर देता है या हमारे सिर को ऐसा मार दे तो हमको नींद आती है क्या? नहीं आती है, क्योंकि उम्र के साथ में यह कम रिलीज होने लगता है। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला जो पीनियल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसका नाम है सीरोटोनिन। क्या नाम है? सीरोटोनिन। यह जो सीरोटोनिन हार्मोन होता है दोस्तों, इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। हमें अच्छा फील करवाने के लिए, जब हमें अच्छा फील होता है, हम जैसे कि हमें अच्छा फील हो रहा है, तो यह अच्छा फील करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? सीरोटोनिन होता है। खुशी वाला हार्मोन होता है सीरोटोनिन हार्मोन। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्रंथि होती है, सभी ग्रंथियों का नियमन करती है। पीनियल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए जिम्मेदार होता है और सीरोटोनिन जो फील गुड हार्मोन होता है। अब जब हम दिमाग में ही एक अग्र भाग पे देखेंगे, मतलब हमारा जो ये है इसके जस्ट पीछे वाले यहाँ पर थोड़ी सी दूर पे मिलती है हमको, वो होती है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आंख है और हमारी आंख के थोड़ी सी दूर पर हमको एक ग्लैंड देखने को मिलती है जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों यह जो पीयूष ग्रंथि होती है सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अब आप बोलोगे कि अभी तो बोल रहे थे कि हाइपोथैलेमस करती है, फिर आप पीयूष ग्रंथि कैसे हो गए? तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो सबसे पहले तो उन्होंने पाया कि हाइपोथैलेमस है जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनको सबको कंट्रोल करता है। लेकिन बाद में पाया गया कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो तो रेगुलेट करने का काम करता है, वो तो एक बॉस है, वो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उसने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ है और वह जो हाइपोथैलेमस वो जो भी काम करवाता है ना, वो किससे करवाता है? अपने असिस्टेंट से करवाता है। मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है उसने पीयूष ग्रंथि को अपने लिए काम पर रखा है और वह पीयूष ग्रंथि ही सारी ग्रंथियों को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि किसके कंट्रोल में काम करती है? हाइपोथैलेमस के। लेकिन सारी ग्रंथियां किसके कंट्रोल में काम करती है? पीयूष ग्रंथि के। तो हुआ तो सब वही ना कि हाइपोथैलेमस के अंडर में ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि एक बॉस होता है, बॉस एक व्यक्ति को अपने अंडर में रखता है और उस एक व्यक्ति के अंडर में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो वो जो एक आदमी हुआ वो क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि। बॉस क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। और वो जो अनेक व्यक्ति काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बहुत सारी ग्रंथियां हो जाएगी।
तो इस प्रकार का यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलता है। तो बाद में हमने देखा कि यही जो पीयूष ग्रंथि होती है वो सभी ग्रंथियों को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों यह जो पीयूष ग्रंथि होती है यह व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के स्वास्थ्य, वृद्धि और लैंगिक विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया मास्टर, पर मास्टर से ऊपर भी कोई मास्टर है तो वो कौन है? हाइपोथैलेमस, जिसे सुपर मास्टर कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कहा जाता है और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो हमारे मस्तिष्क में हमें 3 ग्रंथियां देखने को मिलती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? ठीक है। अब जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलते हैं। अब हम उन हार्मोन को जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखें आगे दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं TSH, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जो हार्मोन होता है दोस्तों, तो यह हमारे यहाँ पर गले में हमको एक थायराइड ग्रंथि मिलती है। तो यह थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। तो इस थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में कौन मदद करता है? पीयूष ग्रंथि का यह जो हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में थायराइड ग्रंथि की मदद करता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ मिलेगी? गले में। उनको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि मिलती है गले में, यह बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन। तो यह थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में थायराइड ग्रंथि की मदद कौन करता है? पीयूष ग्रंथि का यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। अगला हम देखते हैं STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है दोस्तों? यह शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। जब यह हार्मोन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होने लगता है तो हम देखते हैं कि शरीर का आकार बहुत ही भीमकाय आकार हो जाता है और हम देखते हैं कि इसमें हड्डियां भारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि हम खली की बात करते हैं, ठीक है, तो खली का आकार कैसा? एकदम भीमकाय आकार का है। ठीक है, तो क्या होता है कि यह किस कारण से हो पा रहा है? यह स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कारण होता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रित होता है तो शरीर भीमकाय हो जाता है। ठीक है, और जब ज़्यादा ही मात्रा में हो जाता है तो इससे बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं जिगांटिस बीमारी। क्या बोलते हैं? जिगांटिस बीमारी। अगर यह सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा है शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये ज़्यादा ही विशालकाय शरीर हो जाएगा, कम मात्रा में होगा तो शरीर की वृद्धि ही रुक जाएगी। जैसे कि आपने बौने व्यक्तियों को देखा होगा दोस्तों, तो जो बौने व्यक्ति होता है वो बौना व्यक्ति क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके शरीर में जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है उसकी कम मात्रा निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। 2 हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। आगे हम देखें तो एक हार्मोन है LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन, या इसी को कहा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है वह दूध के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों, महिलाओं में जब माताएं गर्भवती होती है या फिर बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उनके शरीर में जो दूध का निर्माण होता है उस दूध के निर्माण को कौन सा हार्मोन करता है? तो लैक्टोजेनिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन उस दूध का क्या करता है? निर्माण करता है। आगे अगर हम देखें दोस्तों तो हमको अगला हार्मोन मिलता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों, यह जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, हमारे शरीर में जब हमको कहीं पर तिल आ जाता है तो जो तिल वगैरह आते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं, वह किस कारण से आते हैं? तो वह इस हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर में आते हैं। दोस्तों, आपने कई सारे पक्षियों को देखा होगा जो रंग बिरंगी पक्षी हमको देखने को मिलते हैं। तो वह रंग बिरंगी पक्षी हमको किस हार्मोन के कारण देखने को मिलते हैं? तो उनमें MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनता है तो उनका शरीर रंग बिरंगी हो जाता है। अगले हार्मोन की अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है दोस्तों? यह दूध को बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों, तो जब बच्चा छोटा होता है तो वह आसानी से दूध को पी सके इसलिए एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो दूध के स्त्रावण को क्या कर देता है? बहुत ही आसान कर देता है ताकि बच्चा आसानी से दूध पी सके।
दोस्तों आजकल मार्केट में ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन भी आता है, जो जानवर होते हैं उन पर लगा दिया जाता है, जैसे कि गाय भैंस हो गई, इनको ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया रहता है। तो यह अपने शरीर में जो अपने बच्चे के लिए दूध को बचा कर रख लेती है, तो यह ऑक्सीटोसिन क्या कर देता है, उस दूध को भी पूरा तरीके से बाहर निकाल लेता है। क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होता है वह दूध को ईजी तरीके से और जितना भी अंदर होता है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालने का काम करता है। तो दूध का निर्माण किसने किया, लेक्टोजेनिक हार्मोन। दूध को बाहर कौन निकालेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निर्माण लेक्टोजेनिक हार्मोन, बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अगला हार्मोन जो होता है वो होता है ADH हार्मोन। इसको एक और नाम है वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दोस्तों जो ADH हार्मोन होता है वह हमारे मूत्र की सांद्रता को, पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। मतलब कि जब यह ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो जो पेशाब है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है। और जब यह कम मात्रा में रिलीज होता है तो पेशाब क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब समझ में आया आपको। ये सारे के सारे हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं, तो यह सारे के सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां, सबसे पहले देखा हाइपोथैलेमस, दूसरा देखा पीनियल, तीसरा देखा हमने पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यही ग्रंथियां हैं जो बड़ी बड़ी है। अब तो आने वाली जो ग्रंथियां है बहुत ही छोटी छोटी है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम मस्तिष्क से नीचे आते हैं। तो जब हम मस्तिष्क से नीचे आते हैं दोस्तों, तो हमको यहाँ पर गले में एक ग्रंथि देखने को मिलती है, जो ये आपको टेटवा दिखाई देता है ना दोस्तों, ये टेटवा, यही एक ग्रंथि होती है। ठीक है, गले में। तो यह कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आउटू ग्रंथि। तो यह क्या काम करती है, यह सबसे पहला तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, हमने देख लिया था पहले भी। यह जो थायराइड ग्रंथि होती है, यह हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यह थायराइड ग्रंथि की मात्रा जब हमारे शरीर में सही मात्रा में बनी रहती है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है। इस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। यह जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है दोस्तों, उसमें लगभग 65 से 70% जो भाग होता है वह आयोडीन का होता है। तो जब भी हम देखते हैं कि हमें हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, तो हमको कहा जाता है कि आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाइए। यह जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है यह अन्य ग्रंथियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन की बच्चों में कमी हो जाती है तो उनमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है क्रेटिनिज्म रोग। दोस्तों इस क्रेटिनिज्म बीमारी में होता क्या है कि जो व्यक्ति 30 साल का होता है वह भी 4 से 5 साल का एक छोटा बच्चा प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। दोस्तों अगर बड़ों में इसकी कमी हो जाती है तो मैक्सिडोमा नामक रोग हो जाता है। इसमें हाथ पैर और शरीर क्या हो जाता है दोस्तों, फूलने लग जाता है। यह जो मैक्सिडोमा नामक बीमारी होती है दोस्तों, यह महिलाओं में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनका शरीर ज़्यादा ही फूल जाता है। भोजन में आयोडीन की अगर कमी होती है दोस्तों, तो जो सामान्य रूप से हम सभी को पता है, हमने इस बीमारी के बारे में तो सुना होगा कि जो घींगा रोग हो जाता है वह किस कारण होता है, भोजन में आयोडीन की कमी, गॉइटर नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि थायरोक्सिन हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारी होगी। अगर मान लो कि इस थायरोक्सिन की हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तब क्या होगा, तो तब हमारे शरीर में टॉक्सिक गॉइटर नामक रोग हो जाता है। इस टॉक्सिक गॉइटर नामक रोग में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी ये आँख होती है, इस आँख का जो ये हिस्सा होता है ये पूरी तरीके से सब फूल जाता है और ये सब पूरे तरीके से सब बाहर आने को करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि गले में हमको यहाँ पर मिलता है थायराइड ग्रंथि। ये इस थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और इस थायरोक्सिन हार्मोन से कौन कौन सी कमी होती है तो कौन कौन सी बीमारी, और अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों यह जो थायराइड ग्रंथि मिलती है इसके जस्ट इसके पीछे ही हमको एक ग्रंथि मिलती है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। आगे मिले तो थायराइड, पीछे जाएंगे तो पैराथायराइड। तो समझ में आएगा, थायराइड पैराथायराइड, थायराइड पैराथायराइड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको आउटू कहा जाता है। तो ये पीछे मिल रहा है तो इसलिए परा आउटू ग्रंथि। ठीक है, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है यह पीयूष ग्रंथि के आदेश का पालन नहीं करती है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाएगा ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के आदेश का पालन नहीं करती है, तो वह होती है पैराथायराइड ग्रंथि।
जैसे अभी हमने देखा कि जो पीयूष ग्रंथि है वह सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इस पीयूष ग्रंथि का आदेश कौन नहीं मानता? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन कौन सा निकलेगा? तो थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकला, तो पैराथायराइड से पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। ठीक है, यह जो हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा का नियमन करता है। दोस्तों इसके पहले जब हमने पोषण न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर हमने खनिज लवण के बारे में पढ़ा था और हमने समझा था कि हमारे शरीर में कौन कौन से पाए जाते हैं और कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने वहाँ पर कैल्शियम और फास्फेट के बारे में पढ़ लिया था। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर पोषण के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़े। तो अभी तक हमने मस्तिष्क की देख ली, हमारे गले में जो पाई जाती है ग्रंथि उसको देख लिया। अब हम गले से दोस्तों जब नीचे आते हैं तो हमारे सीने में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जो थाइमस ग्लैंड होती है ये 15 वर्ष की उम्र तक ही एक्टिव होती है। इस थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है? यह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। इसे WBC का शिक्षा केंद्र भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो शरीर है वह बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। दोस्तों जो 15 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें यह एक्टिव रहता है, मतलब कि अगर उनके शरीर में कोई बीमारी आती है तो उसके खिलाफ हमारा शरीर क्या करता है? एंटीबॉडी बना लेता है। तो आने वाले समय में, भविष्य में जब भी उसी प्रकार का कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उससे लड़ पाता है। दोस्तों अगर 15 साल की उम्र तक हम बीमारियों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हमारी जो बॉडी होती है वह किसी भी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, क्योंकि हम किसी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड ही नहीं हुए थे। तो दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम देखते हैं कि कई जो माता पिता होते हैं वह क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ही संभाल कर रखते हैं और उनको बोलते हैं कि मिट्टी में नहीं खेलना या फिर बाहर नहीं जाना या फिर ऐसा नहीं करना या फिर वैसा नहीं करना। तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वह उनका जो थाइमस ग्लैंड है वह क्या कर पाएगा? काम ही नहीं कर पाएगा। अगर वह बीमारियों से इन्फेक्ट ही नहीं होंगे तो उनके शरीर में एंटीबॉडी ही नहीं बन पाएगी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिक्योर करके रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, उनको बाहर की गंदगी वगैरह से बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सुथरे रखते हैं, और वही जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा भी जब कहीं पर बाहर पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ खाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन एक तरफ वो बच्चा दोस्तों, एक गरीब माता पिता का बच्चा जिसको उनके माता पिता को कोई मतलब उनको भी फिक्र रहती है, लेकिन वो क्या करते हैं? मिट्टी में खेलते रहते हैं, गंदगी को हाथ लगाते रहते हैं, तो उनका शरीर है ना इन चीज़ों से रूटीन में आ जाता है और वह जो भी बीमारियां वो लेता है उनके खिलाफ उनका शरीर एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। तो जब अगली बार वही चीज़ आती है तो उसके खिलाफ हमारा शरीर लड़ लेता है। तो दोस्तों आप भी जब दाम्पत्य जीवन में जाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चे का ध्यान रखना है हमें, लेकिन उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वह भी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में उसको बीमारियां घेर लेगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको कि ये थाइमस ग्लैंड क्या काम में आती है। दोस्तों अगर हम बात करें, जब हम सीने से थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो नीचे की अगर हम बात करें तो हमारी किडनी मिलती है हमको दोस्तों, इधर 2 किडनी मिलती है हमको, और हमारी किडनी के ऊपर एक हिस्सा मिलता है, उसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। तो बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर हमारी ये किडनी का ये इस प्रकार का हिस्सा होता है, ठीक है, ये इस प्रकार की कुछ हमारी किडनी होती है, तो इस किडनी में हमें एक एड्रिनल ग्लैंड मिलती है, अधिवृक्क ग्रंथि मिलती है। इस अधिवृक्क ग्रंथि में हमें 2 चीज़ें मिलती है, एड्रिनल कार्टेक्स। तो जो किडनी का बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ये किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, इसका जो कवर होता है वह एड्रिनल कार्टेक्स का बना हुआ होता है, और इससे लगभग 40 से 50 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जिसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो भाग होता है वो होता है एड्रिनल मेड्यूला। इसके जो अंदरूनी भाग होता है, जो किडनी का अंदरूनी भाग होता है, इसे एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं, और इससे कितने हार्मोन निकलते हैं? 2 हार्मोन निकलते हैं जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हार्मोन के बारे में पढ़ ले हम। पहला जो हार्मोन होता है वो होता है एड्रीनेलिन। ठीक है, यह एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों वह आपातकालीन स्थिति में निकलता है, इमरजेंसी में निकलता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि आपको किसी भी चीज़ पर जब अचानक गुस्सा आ जाए, या फिर आप चौंक कर डर जाते हैं, या फिर आप मानसिक तनाव की स्थिति में होते हैं, तो इन स्थिति में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी से? इन स्थितियों में एड्रीनेलिन हार्मोन रिलीज होता है।
जैसे कि आपने किसी चीज को देखा और आप डर गए, ठीक है, तो आप अचानक डरे, तो यह अचानक की स्थिति में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रीनेलिन हार्मोन रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ, ठीक है। और जब आपको थोड़ी देर बाद पता चला कि यार यहाँ तो कुछ डरने वाली बात ही नहीं थी, तो आप वापस क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये तुरंत आता है और तुरंत चले जाता है। जैसे कि आपको कभी किसी पर एकदम से गुस्सा आ गया, ठीक है, तो जैसे ही आपको कभी किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप चिल्ला देते हो या फिर मार देते हो, उसके बाद तुरंत आपका क्या हो जाता है, वो गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो तुरंत आया और तुरंत चले जाता है, तो इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन, मतलब कि आया और गया, ठीक है। तो ये आता है और चले जाता है, बहुत ही फास्ट इसकी रिएक्शन होती है, ये आता है और चले जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है, और इतनी देर में तो काम हो जाता है। जैसे किसी को मार दिया, अब भाई मार तो दिया है, अब वो तो सामने वाला जो रिएक्ट करेगा फिर वही रिएक्ट करेगा। तो ये हार्मोन अच्छा भी होता है और ये हार्मोन खतरनाक भी होता है। अच्छा, खतरनाक तब हो जाता है जब हमने सामने वाले ऐसे जैसे खली टाइप व्यक्ति को मार दिया, तो फिर बाद में वो भी हमको मारेगा, तो फिर हम कहाँ बचेंगे, ठीक है। तो एड्रीनेलिन हार्मोन समझ में आया दोस्तों, यह अचानक स्थिति में पैदा होता है और इसलिए इसको आपातकालीन हार्मोन, और यह आता है और चले जाता है, इसलिए इसको फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम दूसरे हार्मोन को देखते हैं, नोर एड्रीनेलिन हार्मोन। यह जो नोर एड्रीनेलिन हार्मोन होता है दोस्तों, यह ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करता है, और साथ ही साथ अगर मान लो कभी हमारा हार्ट बीट बंद हो जाती है, तो इसे वापस चालू करने का काम भी कौन करता है, नोर एड्रीनेलिन हार्मोन का काम होता है। तो जैसे कि हम कभी देखते हैं कि व्यक्ति का हार्ट अचानक से रुक काम करना बंद कर देता है, तो फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसके हम उसे झटके देते हैं, ठीक है, जैसे कि वो मशीन पे देते हैं ऐसा करके झटके देते हैं, या फिर हम उसे पंप करते हैं, ठीक है। तो पंप करने के बाद हम देखते हैं कि वापस उसका हार्ट बीट चालू होने लग जाती है। तो यह कौन सा हार्मोन करता है, यह नोर एड्रीनेलिन हार्मोन का काम होता है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको। तो हमने देख लिया क्या, मस्तिष्क में भी देख लिया, 3 हार्मोन देखे थे, थायराइड में 2 देखे थे, और हमने थाइमस में 1 देखा था, सीने में 1 देखा था, और हमने किडनी में कितने देख लिए, 2 देख लिए, 2 हार्मोन देख लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, अब हम आगे और अंतिम ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं, जो होती है हमारी जनन ग्रंथियां, गोनेट ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों जो गोनेट ग्लैंड होती है, जनन ग्रंथियां होती है, वो एस्टेरॉइड के बने हुई होती है। एस्टेरॉइड का अर्थात होता है दोस्तों कि जो काजू बादाम हमको मिलती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, एस्टेरॉइड की बनी हुई होती है। हमारे शरीर में जो सभी हार्मोन होते हैं वह किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, किसके, प्रोटीन के। लेकिन जो हमारी जनन ग्रंथियां होती है, अर्थात जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, एस्टेरॉइड के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर हम महिलाओं में बात करें, फीमेल में बात करें, तो हमें फीमेल में क्या देखने को मिलता है, अंडाशय देखने को मिलता है, ओवरी देखने को मिलती है, ठीक है। दोस्तों इस ओवरी से, इस अंडाशय से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, पहला होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। यह एस्ट्रोजन हार्मोन जब लड़कियों में लैंगिक लक्षण आने लगते हैं, तो उन लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और यही एस्ट्रोजन हार्मोन एमसी चक्र को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों कि एस्ट्रोजन हार्मोन लैंगिक लक्षणों को लाता है और एमसी चक्र को नियंत्रित करता है। अगला जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। यह क्या करता है हार्मोन दोस्तों, बच्चे को गर्भ में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सी चीज तो होना चाहिए, ठीक है। तो उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मोन होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है दोस्तों। और यह जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, यह प्रेगनेंसी में स्रावित होता है। जब माता गर्भवती होती है तब इसका सेक्रेशन होने लगता है। अब हम देख लेते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम है, रिलैक्सिन हार्मोन। दोस्तों ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, यह नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। और यह क्या करता है, तो यहाँ की जो हड्डियां पाई जाती है जो कमर की, तो इसको क्या करने का, रिलैक्स करने का काम करता है, ताकि डिलीवरी आराम से हो सके। तो उस कंडीशन में रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। तो दोस्तों अंडाशय ओवरी से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। इनके कार्य भी समझ में आ गए दोस्तों आपको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मेल में, पुरुष में। दोस्तों मेल में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, वृषण टेस्टिस ग्रंथि पाई जाती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और जिस प्रकार एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों में लैंगिक लक्षण लाता है, उसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वह पुरुषों में लैंगिक लक्षण लाने के लिए जिम्मेदार होता है या उनको प्रेरित करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो हमने अब पूरी तरीके से
अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझ लिया है और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने करीबी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यह पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 में बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि को समझ लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।